हाय स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो वापस से कंडक्ट कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो 30 जून को मैथ्स का एग्ज़ाम है। 2 चैप्टर्स के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, उन चैप्टर्स को अपलोड करो। तो दैट चैप्टर्स आई एम अपलोडिंग। तो ये हिंदी में बताऊंगा क्योंकि आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। बीच बीच में इंग्लिश टर्म्स भी अपन यूज़ कर लेंगे ताकि बोथ मीडियम शुड बी ईजियर। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर। ठीक है, और इससे पहले तुमने एक चीज पढ़ी है जो तुमने 9वीं क्लास तक पढ़ी है, वो होता है सर्वांग सम। ठीक है, इंग्लिश में इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अब सर्वांग सम और समरूप त्रिभुज छोड़ देते हैं एक बार। ठीक है, पहले इन दोनों शब्दों पे आते हैं, शब्दों का मतलब क्या है, मतलब समरूप क्या होता है और सर्वांग सम क्या होता है। ठीक है, अब समरूप का एग्जाम्पल दूं तो ऐसे बात कर सकते हैं कि आप और आपका फोटो। ठीक है, ये समरूप होंगे। बताते हैं कैसे, इसको डिस्प्ले कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हो गया 10 रुपीज नोट इन 2005, फिर ये 10 रुपीज नोट मतलब 2005 में 10 का नोट कैसा दिखता था, और फिर से 2005 में 10 का नोट कैसा दिखता था, वो सर्वांग सम होंगे। अब आते हैं इनके मतलब की तरफ, कि मतलब क्या हुआ। सर्वांग सम वैसे तुमने 9वीं में 8वीं में पढ़ा हुआ है अच्छे से। ठीक है, फिर भी मैं आपको रिपीट करवा दूं एक बार। सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि कोई एक चीज पड़ी है, ठीक है, मान लो टेबल पे कोई भी कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज होना जरूरी नहीं है उसको। कोई भी चीज पड़ी है, आपने वैसी चीज उसके ऊपर रखी दोबारा, दूसरी वाली, और नीचे वाली आपको दिखनी बंद हो गई, उसका मतलब होता है सर्वांग सम। मतलब हूबहू सेम। मतलब जैसे ये त्रिभुज है कोई, मान लो ये 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज हो गया, ये सभी भुजाएं जिसकी समान है। अब अगर दूसरा त्रिभुज भी मैं ऐसा ले लेता हूं, ये 6 सेंटीमीटर हो, ये भी 6 सेंटीमीटर हो, ये भी 6 सेंटीमीटर हो, अगर मैं इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखूंगा ना तो नीचे वाला त्रिभुज नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होती है? जब एक आकृति को अपने दूसरी के ऊपर रखें तो नीचे वाली नहीं दिखे, मतलब ओवरलैप की कंडीशन हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो सर्वांग सम के अंदर क्या होगा, एक तो भुजाएं बराबर होंगी, मतलब भुजाएं कौन सी? संगत। अब कुछ लोग संगत नहीं समझते, वो देख लो। मान लो एक त्रिभुज मैंने ये लिया ऐसे करके, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। ठीक है, एक त्रिभुज लिया मैंने, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये लिया मैंने PQR। तो अगर ये सर्वांग सम है तो पहले तो निशान उसका ये होता है, ये त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं कौन सी होंगी? AB के संगत भुजा होगी PQ, BC की संगत भुजा होगी QR, AC की संगत भुजा होगी BR। या ऐसे मान लो कि जब इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखूंगा तो जो भुजा जिस भुजा के ऊपर आएगी वो उसकी संगत भुजा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि संगत भुजाएं बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी, तभी ओवरलैपिंग की कंडीशन बन सकती है, तभी नीचे वाला नहीं दिखेगा। मान लो ये भुजा बड़ी होगी, ये अब इसके ऊपर रखना हो तो नीचे से दिखती रहेगी उसकी भुजा। ठीक है, तो संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। ये मतलब आपको पिछला रिकैप दे रहा हूं मैं जो आपने अब तक पढ़ा। ठीक है, तो सर्वांग सम का मतलब क्या है? एक तो संगत भुजाएं बराबर, एक संगत कोण बराबर, ये सर्वांग सम का सीन था सारा। ठीक, अब आते हैं अपने समरूप। समरूप में मैंने एग्जांपल दिया आप और आपका फोटो। इस बात का मतलब क्या हुआ
जिस इंसान ने आपको देख रखे हैं, ठीक है, आपसे कभी भी बात कर रखी है, आपसे मिल रखा है, अगर उस इंसान को मैं आपका फोटो दिखाऊंगा तो वो ये बोलेगा कि ये तो उसका फोटो है। मतलब क्या हुआ, आपके फोटो से आपकी पहचान कर ली गई। ऐसा तो नहीं है कि आपके फोटो को आपके फेस के ऊपर रखें तो वो पूरा एकदम आपको छुपा लेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो सर्वांगसम नहीं है, ठीक है, सॉरी, सर्वांगसम नहीं है तो क्या हुआ, वो समरूप हुआ। अब एक और चीज ऐड करता हूँ, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपन। आपने कई सारे नियम पढ़े थे, जैसे भुजा, भुजा और भुजा, ठीक है, हिंदी बोलो तो, इंग्लिश में बोलो तो एस एस एस, ठीक है, साइड साइड साइड। फिर एक पढ़ा था भुजा, कोण, भुजा, ठीक है, मतलब ए एस ए। फिर एक ऐसे ही एस ए एस, और एक आर एच एस पढ़ा था जो यहाँ अप्लाई हो रहा है। मतलब एक तो कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है, एक इनका कर्ण बराबर होगा, एक कोई भी साइड बराबर होगी, ठीक है। प्लीज पॉज इट, इसको एस, ये करेक्शन कर लेना भाई, हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम, ठीक। तो ये नियम हो गए। लेकिन तुमने एक चीज देखी होगी कि वहां पे कोण कोण कोण, ये नियम नहीं था सर्वांग समता में, ठीक है। ये नियम क्यों नहीं था, क्योंकि अगर इस नियम को फॉलो करके अपन दो त्रिभुज बनाए तो हो सकता है वो सर्वांग समूह, हो सकता है ना भी हो। जैसे मान लो ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, ये अगर मैं 12 सेंटीमीटर का बना दूं तो आप इन दोनों त्रिभुजों का नाम क्या बोलोगे, इन दोनों त्रिभुजों का नाम आप सेम बोलोगे, समबाहु त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, समरूप हुए, मतलब एक चीज की फीलिंग दे रहे हैं आप। समरूप का मतलब सेम चीज की फीलिंग दे, जैसे आपकी बुक में शायद एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में बता रखा है, एक ताजमहल का एग्जाम्पल दे रखा है और एक उसकी फोटो दे रखी है, ठीक है। अब देखते हैं कि फोटो से वैसा क्यों दिखता है इंसान, है ना, ठीक है। तो आप मोबाइल में एडिट वगैरह करते होगे, या आपने कभी सुना होगा कि मान लो किसी स्टूडेंट का एक फोटो है किसी के पास, ठीक है, उसने क्या किया, उस फोटो के साथ छेड़खानी करके उसके मतलब बॉडी पार्ट्स को रेशियो चेंज कर दिया, जैसे किसी का कान लंबा कर दिया, या नाक छोटा कर दिया, या होठ टेढ़े मेढ़े कर दिए, ठीक है। ऐसे उसने रेशियो चेंज कर दिया हर चीज का। अब उसके बाद जो फोटो दिखेगा ना, हो सकता है उसके जैसा ना लगे, ठीक है, हो सकता है वो किसी और पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा हो। इस बात का मतलब ये हुआ कि समरूपता के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली, एक तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। दूसरी बात, संगत भुजाएं इसमें तो बराबर होती हैं, इसमें समान अनुपात में होनी चाहिए। इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको कॉपी पे नोट कर लो भी। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो समरूप आकृतियां होंगी उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं बराबर नहीं होंगी, समान अनुपात में होंगी। अगर बराबर हो रही है तब तो वो सर्वांग हो जाएगा। दूसरी बात ये देखी कि समरूप वो होते हैं जो सेम चीज की फीलिंग दें, या एक ही चीज का एहसास कराएं, या एक जैसे दिखें, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं तुम्हें, ठीक है।
अब ये सारे बहुभुज हैं, मान लो ये ए आकृति है, ये बी आकृति है, ये सी आकृति है। अब तुम देख के बता सकते हो एक जैसे कौन से हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, ये वाले, मतलब कोई भी नहीं इसमें से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऊपर से आप कह दोगे लाइन है, ठीक है, इसमें ऊपर एंगल है, यहाँ पे ये दोनों लाइनें सेम है, यहाँ पे नीचे वाली सेम है बट ऊपर वाली अलग है। ठीक है, अब मान लो मैं ऐसे बनाऊं, अब ये इसके जैसा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये वाले जो कोण है वो इन सब कोणों के बराबर है, इसीलिए वो आकृति वैसी बन पाई। जैसे ही कोण अलग हुए समरूपता नहीं रही। ठीक है, तो समरूपता के लिए एक तो क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, और एक संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। आप ये देखो, अगर चलो मैं ऐसे ही बनाता, इसको एक लाइन सिर्फ लंबी कर देता ऐसे, बाकी ऐसे छोटी छोटी लाइनें बनाता ऐसे। ठीक है, तो क्या बन पाता? नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि ये तो समान अनुपात में होगी, पर ये तीनों भुजाएं समान अनुपात में नहीं रही, इसलिए ये उसके जैसा लग भी नहीं रहा। ठीक है, तो दोनों कारक मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि भाई समरूप और सर्वांग सम में क्या फर्क है। सर्वांग सम तो वो हुआ जो एक दूसरे के ऊपर रखा जा सके, दूसरा दिखे ना, ऊपर से देखो तो नीचे वाला ना दिखे, नीचे से देखो तो ऊपर वाली आकृति ना दिखे, वो तो हो गया सर्वांग सम। मतलब एक जैसा, संगत कोण भी बराबर हो गए और संगत भुजाएं भी बराबर होंगे। उसका समरूप आया, समरूप में क्या बताया मैंने, संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर नहीं होंगी, संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट नोट्स देख लिए इसके। समरूप त्रिभुज कौन सा होता है, या समरूप आकृतियां लिख लेते हैं, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो पहली बात अगर मैं करूं त्रिभुज की बात, तो पूछेगा हर त्रिभुज समरूप होता है? मतलब कॉमनली अपन किसी त्रिभुज का नाम लेके बोल सकते हैं कि वो समरूप होगा? तो बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको क्यों मेंशन किया कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, चाहे कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, वो समरूप तो होंगे ही होंगे। सर्वांग सम हो सकते हैं पर समरूप तो पक्का होंगे। कैसे? मान लो कोई भी लेते हो आप, ये दो, तो मैं एक जनरली मान रहा हूं, मान लो इसकी भुजा x है, इसकी भुजा y है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब तुम ये देखो, चाहे तो ए बी को पी क्यू से डिवाइड कर लो, ठीक है, चाहे बी सी को क्यू आर से भाग दे लो, चाहे ए सी को पी आर से भाग दे लो, आएगा क्या? आएगा एक्स अपॉन वाई, एक्स बटे वाई, एक्स बटे वाई। तो सारी भुजाओं का अनुपात क्या हुआ? समान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, अब इस x का मान और y का मान दोनों का भी 2 हो सकता है, उस केस में ये सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, मान लो इसका 2 हुआ, इसका 3 हुआ, दोनों का अलग अलग हुआ, तो समरूप होंगे। तो समरूपता के लिए त्रिभुज में ये बात बोल सकता हूँ कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, और किसी त्रिभुज की बात नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? मान लो कोई स्टूडेंट कहे कि सर समद्विबाहु त्रिभुज का क्या बोलते हो? तो समद्विबाहु में आपने एक चीज देखी होगी कि, चलो डायग्राम यहां बना दिया, ये मान लो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें मान लो ये x है, ये दोनों y है। अब ये a और b हो सकती है, कभी भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, और अपन को तो क्या चाहिए, सभी भुजाओं का अनुपात समान चाहिए। तो त्रिभुज में केवल समद्विबाहु त्रिभुज को ही मैं बोल सकता हूँ कि सभी समबाहु त्रिभुज, सॉरी, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो प्लीज पॉज करके इसको नोट कर लो। हाँ भाई, नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वांग सम और समरूप। अब मैं ये बात करूँ कि सारे की सारी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, तो जवाब आएगा यस। मतलब
सर्वांगसम त्रिभुज को समरूप त्रिभुज भी कह सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, आपके पास दो 5 के सिक्के हों, ठीक है, 2015 के बने हुए मान लो, तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, ठीक है, दिखेंगे भी एक जैसे। दूसरी बात, उनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ऊपर नीचे वाला रिस्पेक्टिवली नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सारी की सारी सर्वांग आकृतियां क्या होंगी? समरूप हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या समरूप में ऐसा होगा? नहीं होगा। समरूप में क्यों नहीं होगा? वही आप समबाहु त्रिभुज का उदाहरण ले लो, ये लो, ये दोनों समरूप तो हैं, इनके संगत कोण बराबर हैं, सारी भुजाएं समान अनुपात में है, पर अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो नीचे तो आराम से दिख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सारी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती, बट सारी की सारी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती है। और देख लिया, मान लो एग्जाम्पल से समरूपता के लिए एक त्रिभुज एक वर्ग मैंने लिया, इसकी ले ली 2 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। फिर एक वर्ग मैंने और लिया, उसकी ले ली मान लो 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों आकृतियों में ये सारे के सारे कोण कितने होते हैं? ये 90 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज में कितने के थे? वो 60-60 के थे, ठीक है। सारे कोण 90 डिग्री के, सारे कोण बराबर हो गए। फिर संगत भुजाएं 2/5, यहाँ से भी 2/5, यहाँ से भी 2/5, यहाँ से भी 2/5, तो सारी संगत भुजाओं का अनुपात समान हुआ। इसका मतलब सारी भुजाएं क्या है? समानुपाती हैं। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। इसमें भी वही बात, अगर मान लो एक वर्ग 2 सेंटीमीटर का हो, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर का हो, तो वो समरूप भी होंगे, सर्वांगसम भी होंगे। लेकिन सर्वांगसम तो होंगे ना, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ चतुर्भुज में वर्ग को मैं जनरल तौर पे कह सकता हूँ कि ये सारे वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जैसे सारे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट वी विल मूव टू थेल्स थ्योरम, थाले की प्रमेय हिंदी में बोलो तो, ठीक है। सबसे पहले तो प्रमेय के अंदर अपने को ये बताना चाहिए कि एक चीज तो आपको ऐसे लिखा होता है प्रमेय को, कभी भी देखना, इफ हिंदी में बोलो तो यदि, ऐसे कुछ लिखा होगा ब्ला ब्ला ब्ला, फिर यहाँ पे लिखा होगा देन, मतलब तब, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखी होती है हमेशा कंडीशन, मतलब शर्त, यदि ऐसा हुआ तो। अगर ऐसा हुआ ना, तब ऐसा होगा। कई बार क्या करते हैं, अपने जब प्रमेय को पढ़ते हैं तो ध्यान से नहीं पढ़ते कि ये चीज पहले जरूरी है, ये चीज होनी चाहिए, उसके बाद ही ये चीज होगी, ठीक है। तो हालांकि प्रमेय क्या बोलती है वो सुन लेते हैं पहले। वो कहता अगर किसी त्रिभुज में, मान लो ये त्रिभुज है ABC, मैं प्रमेय भी बोल रहा हूँ साथ साथ में लिख भी दूंगा, पर पहले इसको सुन ले। वो कह रहा है कि अगर किसी भी त्रिभुज में कोई एक भुजा दो भुजा को काटे ऐसे बीच में और इसके समांतर हो, दोबारा ये ऐसा भी हो सकता था, मान लो ये त्रिभुज है ABC, अब भुजा इसके समांतर हुई, इन दोनों को काटा, मान लो ये, ठीक है, ऐसे ये इसके समांतर भी हो सकती है। तब क्या होगा? तब ये जो भुजा काट रही है ना, ये इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब ये समांतर होनी चाहिए। ये तो यहाँ पे शर्त होगी, समांतर नहीं हुई तो मैं आगे काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर समांतर हुई तो क्या करेगी ये? तो ये इन दोनों को समान अनुपात में बांटेगी। इस बात का मतलब क्या हुआ? AD को DB से भाग दोगे या AE को EC से भाग दोगे, बराबर आएगा। इसमें भी ऐसे AE को EB से भाग दोगे या CD को BD से भाग दोगे। अब देखो, मैंने यहाँ से लास्ट से स्टार्ट किया ना, इस पॉइंट से
ये और ये लाइन विभाजित हो रही है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो लिखूंगा ए ई ई बी सी डी डी ई। अगर मैं बिगिनिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ पहले वाले को ए डी डी बी, तो इसको भी पहले वाले से स्टार्ट करूंगा ए ई सी। एक तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। प्रमेय अभी अपने सिद्ध कर लेते हैं। दूसरी बात, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और ए डी बटे ए बी, मतलब इसके साथ मैंने पूरी लाइन ले ली, बराबर होगा ए ई बटे ए सी पे। ये आप कैसे कर सकते हो, आप सवाल को देख के कर सकते हो। अभी सवाल करेंगे तब ये बात समझाऊंगा कि क्वेश्चन को देख के अपने को कैसे पता लगेगा कि सर ये वाला करना है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इस वाले से ये तुम्हें सिद्ध करके दिखा दूंगा कि चलो पहले इसकी थ्योरम सिद्ध कर लेते हैं। अब तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से तुम लोग अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 कर सकते हो, ठीक है, आराम से हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा मेरे से। अब अपने चलते हैं थाली की प्रमेय को सिद्ध करने में। थाली की प्रमेय को सिद्ध कैसे करना है, तो थाली की प्रमेय पहले लिख दिया मैंने। मान लो एक त्रिभुज लिया मैंने ऐसे करके ए बी सी, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे जो अन्य दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे। मतलब ये रेखा खींची, मान लिया मैंने, इसको नाम दे दिया डी ई। ये ए बी और ए सी को अलग अलग बिंदुओं पे डी और ई पे काट रही है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये इसके समांतर है, ठीक है। ये तो दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे लिख दो दिया गया है। क्या दिया हुआ है कि एक तो जो डी ई है वो समांतर है बी सी के, बस अलग अलग बिंदु तो दिख ही रहे चित्र में, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD को DB से भाग दे या AE को EC से भाग दे, वो बराबर आएगा। मतलब समान, दोनों रेखाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी। अभी इस बात को थोड़ा और जूम करके देख लेंगे, पहले इसको सिद्ध कर लें, ठीक है। तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से मैंने एक लंब डाला, इस पे मान लिया, उसको x नाम दे दिया। यहाँ से मैंने लंब डाला, इसको मान लो मैंने y नाम दे दिया, ठीक है। ये भी लंब है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो यहाँ दोबारा बना देता हूँ मैं। ये मान लो कोई त्रिभुज है, ये मान लो ए बी सी, ये त्रिभुज है, ये डी ई बिंदु है। इस बिंदु से सामने वाली रेखा पे लंब डालना है, ये हो गया, ठीक है। और इस भुजा से यहाँ लंब डालना है, ये x था, सॉरी, ये y नाम दिया, उस हिसाब से नाम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उत्पत्ति मतलब प्रूफ कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। किया क्या इसमें, मैंने AE को आधार माना है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सबको पता होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो मैंने इसको आधार मान लिया। अब इसको आधार माना तो ऐसी कौन सी भुजा जो इसके लंबवत है, वो dx है। तो dx क्या होगी, वो ऊंचाई होगी। तो ये हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का सूत्र लगा के 1/2 गुना AE गुना dx। ये इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दोबारा निकाला, ठीक है। क्या किया, अब की बार AD को आधार माना, अब अगर AD को आधार मानूंगा तो ऐसी कौन सी भुजा जो इसके लंबवत है, वो EY है। तो ठीक है, 1/2 गुना AD गुना EY
इसको मैंने दूसरी इक्वेशन दे दी। क्लियर है? ठीक है, प्लीज इसको पॉज करके यहां तक नोट कर लो। नेक्स्ट थ्योरम में आगे चलने से पहले कुछ बात एरिया ऑफ ट्रायंगल की कर लेते हैं, ताकि थ्योरम को समझना थोड़ा सा इजी हो। मान लिया कोई ऐसा त्रिभुज है अपने पास, इसको मैंने आधार माना हुआ है, तो ठीक है, यहां से एक रेखा आएगी जो इसके लंबवत होगी, वो ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, मान लो त्रिभुज कुछ इस टाइप से आ रखे हैं, तो यहाँ पे ये आधार हो जाएगा। अब मान लो त्रिभुज ऐसा है, मतलब ऐसा, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब ये कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा है। तब क्या करते हैं, मान लो इसको आधार मानना है, तो ये बिंदु तो इस भुजा से बहुत दूर है, यहाँ से तो लंब आ ही नहीं सकता, ये तो लंब होगा ही नहीं, ये तो किसी ना किसी कोण पे बनेगी रेखा। तो मैं क्या करूँगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ से ये जो आएगी, ये वाली, ये ऊंचाई होगी त्रिभुज की। इस बात को ध्यान रखना है, मतलब जरूरी नहीं है कि आधार के ऊपर ही लंबवत लाइन हो, वो आधार से दूर भी हो सकती है। बस होगा क्या, आधार वाली लाइन को अगर आगे बढ़ाऊंगा तब वो रेखा उसके बिल्कुल लंबवत होगी। तो इस चीज को पहले नोट करना, ताकि थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझने में देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अब क्या करना है, अब आप ये देखो कि त्रिभुज डी ई सी में, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या किया, इसी को आधार माना, अगर इसी को आधार मानते हैं तो ये जो dx है, ये इसी वाले आधार को आगे बढ़ाया, यहां से लंब डाला, वो आया dx। तो इसके लिए आधार तो इसी हो गया, बट ऊंचाई क्या होगी, वो dx होगी। इसी चीज को समझाने के लिए हमने डायग्राम बनाए थे। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है, इसके लिए अगर d से मैं ऊंचाई खींचूंगा तो वो dx होगी। तो इसी को आधार माना है, तो लिख दिया 1/2 त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, मतलब एरिया। ठीक है, एरिया क्षेत्रफल, सिंपल सी टर्म है, 1/2 गुना EC गुना DX। इसको दे दो तीसरी इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही त्रिभुज DEB में, ठीक है, क्या किया, DB को आधार माना, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, DEB का वो आ गया 1/2 गुना DB। अगर DB को आगे बढ़ाया तो ये EY आई ऊंचाई, इसको ले दिया EY, ये आ गया आपकी चौथी इक्वेशन। यहां तक ठीक है, क्लियर है एकदम? तो यहां तक पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट को कर लेते हैं थर्ड से डिवाइड, एक तो, और एक इक्वेशन सेकंड को कर लेते हैं फोर्थ से डिवाइड। तो इक्वेशन पहली वाली ये रही, ठीक है, और तीसरी वाली ये रही। चलो यहाँ पे लिख दिया इसको क्षेत्रफल ADE का। ठीक है, ये इतनी सी इक्वेशन ये वाली, इसको ले लेना। तो अगर मैं ये वाली देखूं, लेफ्ट हैंड साइड देखूं, तो वो आएगी त्रिभुज DEC बटे त्रिभुज, या पहले उसको लिख लो, चलो इसी को भी लिख लिया, वैसे स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। ADE लिख दिया, इसको लिख दिया DEC। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दी, राइट हैंड साइड को डिवाइड किया तो आया 1/2 गुना AE इंटू DX। यहाँ पे आया 1/2 गुना EC इंटू
dx। ठीक है, तो dx से dx कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ये रिजल्ट आ गया। इसको एक बार यहीं छोड़ दिया, आगे देखते हैं। अब सेकंड को 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे लिख दिया क्षेत्रफल ADE का बटे क्षेत्रफल DEB का बराबर 1/2 गुना AD इंटू EY, 1/2 गुना DB इंटू EY। EY से EY घटा, हाफ से हाफ घटा, इसको भी एक बार यहीं छोड़ दिया। अब हमने देखा कि हम प्रूफ से कितना दूर है। यहाँ पे क्या आ रहा है AD/DB, यहाँ पे क्या आ रहा है AD/DB, तो ये चीज तो मिल गई। यहाँ पे क्या आ रहा है AE/EC, यहाँ पे भी AE/EC तो आ गया, ये चीज भी मिल गई। अब यहाँ पे देखो ADE, यहाँ पे भी ADE, ये तो बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए डिनोमिनेटर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, इसका मतलब अपनी थ्योरम सिद्ध हो जाएगी। अब तुम इस बात को ऐसे देखो कि मान लो इस त्रिभुज की बात कर रहा था मैं, पहले DEC की बात कर रहा था, एक DEB की बात कर रहा था, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये बात आपको 9th के एक टॉपिक से रिकॉल करानी पड़ेगी। इन दोनों त्रिभुज को देखो, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, DEC की बात कर रहा हूँ, DEB की बात कर रहा हूँ। इन दोनों त्रिभुज में आधार जो है वो DE जो है वो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब हिंदी में कॉमन है, ठीक है, DE तो कॉमन है। और दूसरी बात DE जो है वो BC के समांतर है। तुमने 9वीं क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो त्रिभुजों का आधार उभयनिष्ठ है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच में है, ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो DEC और DEB इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना क्षेत्रफल DEC बराबर क्षेत्रफल DEB, आगे लिख देना, क्योंकि थ्योरम अगर दो त्रिभुजों के आधार उभयनिष्ठ हों और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब इसको दे देना इक्वेशन 5th, इसको दे देना 6th। अब 5th और 6th में जब ये चीज और ये चीज, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कट गई, तो क्या आ गया AE/EC बराबर AD/DB, हैंस प्रूफ। एक ही सीधा, इसको प्लीज पोज करके नोट कर लो।